हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में डीएफसीसीआईएल ने जो जूनियर मैनेजर सिविल का एग्जाम 29 सितंबर को कंडक्ट कराया है उसके क्वेश्चन पेपर को ब्रीफ में एनालाइज करूंगा, डिस्कस करूंगा कंसेप्ट के साथ विद सम रेफरेंसेस, सो दैट जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है तो आप उससे क्लैरिफाई हो जाएं और अगर उसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर दें। तो जो पूरा पेपर होगा बेसिकली टेक्निकल पार्ट वो मैं पार्ट्स में कवर करूंगा। इस सीरीज में मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं इन ब्रीफ एंड इट विल बी हेल्पफुल इन अपकमिंग एग्जाम्स जो आपके अभी शेड्यूल्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें टेक्निकल में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बोला गया है कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सिंबल सी यूज करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हम सॉइल्स को बेसिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 4 प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर। जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये 1948 में सबसे पहली बार कैसेग्रेंडे ने डेवलप किया था, जिसका आप लिक्विड लिमिट अपरेटस से लिक्विड लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें आपका कोर्स ग्रेन्ड है, एक फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं, थर्ड कैटेगरी जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल्स की है, फोर्थ कैटेगरी जो सॉइल्स की है वो पीट है, जिसको जनरली हम पी स्मॉल टी से लिखते हैं, ऑर्गेनिक को ओ से लिखते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल्स हमारी वो सॉइल्स हैं जो कि जिसमें हमारा 50% फाइनर है, 75 माइक्रोन से साइज, और हमारा जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें हमारे जो 75 माइक्रोन से साइज हैं वो हमारे 50% से कम है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है इसमें भी हम 2 कैटेगरी में अपनी सॉइल्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी सिल्ट है और दूसरी क्ले है। सिल्ट में बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल्स का जो क्लासिफिकेशन है ये उसकी लिक्विड लिमिट और हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो जो क्ले है वो हमारी उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी और जो सिल्ट है उसमें आपकी स्लाइटली प्लास्टिक या नॉन प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट क्या है। ठीक है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स जो 75 माइक्रोन से कम है वो कितने हैं। तो इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सी जो है बेसिकली क्लेई सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, विच इज हैविंग प्लास्टिक एंड प्लास्टिक फाइन्स जो कि 75 माइक्रोन से कम साइज के हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो प्लास्टिक फाइन्स होगा। पीट हमारा बेसिकली एक तरीके की हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विथ फाइब्रस नेचर, जिसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो पीट है बेसिकली अदर ग्रुप है क्लासिफिकेशन का। पुअरली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड जो है क्लासिफिकेशन वो हमारा पोस्ट ग्रेन सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एडवांटेज ऑफ इको साउंडिंग। तो ये बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग का क्वेश्चन है जो कि फ्रेम किया गया था आपकी BC पुनमिया की बुक से। उसका मैं रेफरेंस भी आपको बता दूंगा। इसमें साउंडिंग का मतलब ये होता है बेसिकली मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो वाटर सरफेस। जो ओशियंस वगैरह में हम वाटर सरफेस के नीचे हमारा डेप्थ कितनी है ओशियन की, वो हम इस टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग इकोज फॉर मेजरिंग द डेप्थ। साउंडिंग का मतलब डेप्थ है और इको इज द मेथोडोलॉजी जिसमें हम इकोज जनरेट कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। तो एडवांटेजेस क्या है इस मेथड का, हम लोग रेफरेंसेस पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है बुक का, इसमें एडवांटेजेस बताए गए हैं। इको साउंडिंग का जो कन्वेंशनल मेथड है उसको हम लीड लाइन एंड रॉड मेथड कहते हैं। उसके कंपेरेटिवली जो एडवांटेजेस हैं इको साउंडिंग के, इट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, हम 7.5 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं इस मेथड से। इस मेथड को हम तब भी यूज कर सकते हैं अगर हमारी स्ट्रॉन्ग करंट चल रही है पानी में। लीड लाइन मेथड से ज्यादा सेंसिटिव होता है। रिकॉर्ड ऑफ डेप्थ, जो साउंडिंग है, जो डेप्थ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारी इमीडिएटली प्लॉट हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी जो डेप्थ रिकॉर्डिंग है वो इमीडिएटली हो जा रही है और इट इज प्रोवाइडिंग अ कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द बॉटम ऑफ एज वेसल मूव्स फॉरवर्ड। जैसे जैसे पानी में हमारा वेसल मूव कर रहा है जिसमें हमारी इकोज जनरेट हो रही है, वैसे वैसे हमारी इमीडिएटली डेप्थ ऑफ जो है वो मेजर होती जा रही है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंडिंग और प्लॉटिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज एक्यूरेसी भी साथ साथ इंप्रूव हो रही है। जो एरर ड्यू टू एस्टिमेशन ऑफ वाटर लेवल, चौपी सी यानी जहाँ पे रिवर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वाटर लेवल में, उसकी वजह से
जो वाटर लेवल में एस्टिमेशंस की एरर है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द बोट, बिकॉज वहाँ पे इकोज से हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये प्राइमरली एडवांटेजेस हैं इको साउंडिंग मेथड के। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड ऑफ डेप्थ इज प्लॉटेड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली नहीं, यहाँ पे इमीडिएटली होगा। जैसे जैसे हमारा वेसल मूव कर रहा है वैसे वैसे हमारी जो डेप्थ है ओशियन की वो हम मेजर कर पा रहे हैं इस मेथडोलॉजी से। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन जो 3 होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप लाइन जो है वो किस कैटेगरी में आती है हमारी। तो बेसिकली जो IRC 35 है, इंडियन रोड कांग्रेस का 35 सीरीज का जो कोड है उसमें जो मार्किंग्स को क्लासिफाई किया गया है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग एंड ट्रांसवर्स मार्किंग। लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स वो मार्किंग्स होती हैं जो कि बेसिकली हमारी व्हीकल के ड्राइवर को गाइड करने के लिए, नेविगेट करने के लिए होती हैं। जनरली येलो कलर या व्हाइट कलर की हम बनाते हैं विद ब्रोकन लाइंस। और जो ट्रांसवर्स मार्किंग होती हैं दे आर प्रोवाइडेड अक्रॉस कैरिज वे, ठीक है। यानी हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन मार्किंग्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी कैटेगरी में हमारी 2 मार्किंग्स आती हैं। एक तो स्टॉप लाइन आती है, दूसरा आता है गिव वे मार्किंग्स। तो बेसिकली दे आर अकम्पनीड बाय सिग्नल्स। तो स्टॉप लाइन बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको उन लाइंस से पहले रुकना है, वहां पे सिग्नल लगा होगा। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारा कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए हैं और ये जो येलो कलर की आपको मार्किंग्स दिख रही हैं ये हमारी ट्रांसवर्स मार्किंग है। और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने मार्किंग प्रोवाइड की हुई है, इसी वजह से इनको ट्रांसवर्स मार्किंग कहते हैं। और जो मार्किंग्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल है, वो ये दीज व्हाइट कलर मार्किंग्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स, जो कि कॉलिजन ना हो, सफिशिएंट गैप गाइड करके चले व्हीकल्स, उनके लिए हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स होती हैं, विच आर आल्सो इंडिकेटेड यूजिंग कॉन्टिन्यूअस और ब्रोकन लाइंस। तो स्टॉप लाइंस जो है हमारी इट कम्स अंडर द ट्रांसवर्स मार्किंग। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मेथड जो है इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने कंफ्यूज करके पूछा है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मींस हमारे जो रिडंडेंट हैं वो हमारे फोर्सेस हैं, ठीक है। रिडंडेंट फोर्सेस हैं यानी रिएक्शंस हैं। तो ऐसे मेथड में हम फोर्स मेथड यूज करते हैं बेसिकली, जो कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहलाता है और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन भी कहलाता है, जिसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड, इक्विलिब्रियम कंडीशंस और कंपैटिबिलिटी कंडीशंस फ्रेम करके अननोन रिडंडेंट्स या फोर्सेस जो हमने अज्यूम किया कि अननोन है वो अज्यूम कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इस मेथड से, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो डिटर्मिनेट हो जाता है। तो जो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है दिस इज द फोर्स मेथड विच इज बेस्ड कि वहां पे हमारे जो अननोन्स है वो रिडंडेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। और बाकी जो मेथड्स हैं हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस मैट्रिक्स, कानीज मेथड, यहाँ पर हमारे जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो अननोन होते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को नोटिफाई करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स हमारे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से एसोसिएटेड है। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन विच इज फोर्स मेथड इज एसोसिएटेड विद रिडंडेंट फोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि which of the following is a point on which both minus side and plus side are taken on line of direct levels। अगर हम कोई भी ट्रेन ले लें, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया है, तो जो बेंच मार्क हमने लिया जहाँ पर हमारा एलिवेशन नोन था और हमने जो पहली स्टाफ रीडिंग ली, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग इज नोन एज BS, जो पहले इंस्ट्रूमेंट सेटअप से आप ले ली, जिसका एलिवेशन हमें पता था, वो स्टाफ रीडिंग हमारी बैक साइड कहलाएगी। इसको हम प्लस साइड भी बोलते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और इसी इंस्ट्रूमेंट सेटअप से जो हम इंटरमीडिएट लेवल्स लेंगे वो हमारे कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड्स, जो स्टाफ रीडिंग है बेसिकली। तो स्टाफ रीडिंग्स को ही हम ये साइड्स बोल रहे हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज किया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो लास्ट स्टाफ होगा पहले सेटअप का, ठीक है, उस पर जो हमारी रीडिंग आएगी, लास्ट रीडिंग जो होगी वो हमारी फोर साइड होगी। और उसी स्टाफ पे जब हम दूसरे सेटअप पे जाके पहली रीडिंग लेंगे वो हमारी बैक साइड आएगी, यानी फोर साइड हमारी माइनस साइड कहलाएगी। तो इस स्टाफ पे जहां जो लास्ट स्टाफ है वो उस जिस पॉइंट पे रखा गया है उस पॉइंट को हम चेंज पॉइंट बोलेंगे या टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं,
ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट एक पॉइंट है जहां पर हमारी माइनस साइड बैक साइड दोनों ली जा रही हैं, ठीक है, टू कोरिलेट एंड मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सर्वे। तो चेंज पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां पर हमने दोनों साइड मेजर की। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल बेस्ड ऑन प्रोसेसेस। तो ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल्स में हम डायनामिक एनालिसिस करते हैं ट्रैफिक फ्लो की, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हमारे सजेस्ट किए गए हैं, जिसकी मैं आपको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देयर आर 3 क्राइटेरियाज फॉर डिवाइडिंग दी ट्रैफिक सिमुलेशन मॉडल। पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूटी, दूसरा क्राइटेरिया है लेवल ऑफ डिटेल्स, किस लेवल तक हम डिटेल्स ले रहे हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज प्रोसेसेस, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा मॉडल हमारा प्रोसेसेस बेस्ड के बेस पे क्लासिफाइड है। तो कॉन्टिन्यूटी में हमारे 2 मेथड्स होते हैं विच इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस मॉडल, और दूसरा हमारा डिस्क्रीट मॉडल। लेवल ऑफ डिटेल्स में हमारा मैक्रोस्कोपिक डिटेल्स के बेसिस पर जो हमारा मॉडल बना रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक मॉडल, माइक्रोस्कोपिक मॉडल और मेसोस्कोपिक मॉडल। और प्रोसेस के बेसिस पर हमारे 2 मॉडल्स होते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और स्टोकेस्टिक मॉडल। तो आप ये नाम याद रखिए। तो बेसिकली जो प्रोसेस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, कॉन्टिन्यूअस मॉडल कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे है, मेसोस्कोपिक मॉडल लेवल ऑफ डिटेल्स के बेसिस पे है, डिस्क्रीट मॉडल भी कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे है। तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि which of the following is the equatorial angular distance measured eastward from the first point of Aries to the R circle to the heavenly bodies। तो वो जो एंगुलर डिस्टेंस है वो हमारी राइट एसेंशन कहलाती है, ठीक है। जो एजीमुथ होता है बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, जो ऑब्जर्वर्स मेरिडियन के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी। जो भी हेवनली बॉडी आपने कंसीडर की उससे जो वर्टिकल सर्कल पास हो रहा है, और ऑब्जर्वर मेरिडियन से जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे एजीमुथ। और जो ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है बेसिकली वो क्या है, एक सर्कल है, किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा ऑब्जर्वर्स मेरिडियन होगा। तो सर्कल पासिंग थ्रू जेनिथ एंड nadir ऑफ अ पॉइंट, और साथ ही साथ जो पोल्स से पास हो रहा है एज वेल एज पोल्स फॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर राइट असेंशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो कंट्रोल पॉइंट्स जो जिस मेथड में हम पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको फोटोग्राफ में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली फोटो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, प्री मार्किंग मेथड और पोस्ट मार्किंग मेथड। पोस्ट मार्किंग मेथड में हम क्या करते हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री कंप्लीट करने के बाद फोटो कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। फोटो कंट्रोल पॉइंट्स आर सिलेक्टेड और एडवांटेजेस क्या है, पोजीशन आइडेंटिफिकेशन और फेवरेबल लोकेशन ऑफ फोटो कंट्रोल पॉइंट्स हम पॉसिबल होता है। प्री मार्किंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फोटो कंट्रोल पॉइंट्स पहले ही ग्राउंड पर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं और उसके बाद हम जब सर्वे करने जा रहे हैं तो उनको फोटोग्राफ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हमारा इस मेथड में हम प्री मार्किंग मेथड कहलाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेमेंट्स में हमारे जो व्हील लोड्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट ऑफ एग्रीगेट थ्रू ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऐसे जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में होता है। जो रिजिड पेमेंट्स होते हैं बिकॉज उसमें हमारी सफिशिएंट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है, उसकी वजह से हमारा जो लोड ट्रांसफर होता है वो स्लैब एक्शन या प्लेट एक्शन से होता है। इसी वजह से हम प्लेट इलास्टिक थ्योरी यूज करते हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स में। तो ऑप्शन जो 3 होगा वो करेक्ट होगा फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर्स ऑफ सिल्ट्स एंड क्ले। तो बेसिकली जो हमारे फ्रेश वाटर ग्लेशियल लेक्स होते हैं वहां पे जब आउटवॉश होता है ग्लेशियर का, आउटवॉश ऑफ ग्लेशियर्स, तो हमारी क्या होंगी अल्टरनेट सिल्ट्स और क्ले की एवरी ईयर लेयर्स डिपॉजिट होती रहती है। तो
ऐसे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स को हम वॉर्फ्ड क्लेस कहते हैं, जो कि हाई एंड लो वाटर्स के समय बनती हैं। जो बेंटोनाइट है ये हमारा बेसिकली क्या होता है, इट इज अ केमिकली वेदर्ड वैल्कनिक ऐश। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर जो दिया है वॉर्फ्ड क्ले दिया है, ये करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिंक द होल इन द ग्राउंड। ग्राउंड में होल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर हम या हैंड या मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल एगरिंग में आपका एक शेल अगर आता है जिसको यहाँ पर केसिंग अगर कह रहा है बेसिकली, उसमें हम होल सिंक कर सकते हैं। और ऐसा स्ट्रटा जहाँ पे वाटर बियरिंग स्ट्रटा हो या ग्रेवल्स हो, तो ऐसे में हम बोरिंग रिग यूज करते हैं, जहाँ पे हम पाइलिंग वगैरह करते हैं। तो आजकल ये ड्रिलिंग रिग के नाम से भी जानी जाती है। हाइड्रोलिक रिग्स आती हैं विच आर यूज टू सिंक द होल इन द ग्राउंड, जिसके ऊपर बाद में हम पाइलिंग कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 ही होगा। केसिंग अगर जो है वो मैकेनिकल एगरिंग का पार्ट है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट द करेक्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सबग्रेड सॉइल एज अ हाईवे मटेरियल। तो मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो सबग्रेड में हमारी होनी चाहिए। सबसे पहली है कि हमारी स्टेबिलिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, परमानेंसी ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ईज ऑफ कॉम्पैक्शन होना चाहिए, गुड ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका मिनिमम वॉल्यूम चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, नो वर्ड जो है ये गलत है, यहाँ पर मिनिमम चेंजेस इन वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए अंडर एडवर्स कंडीशन, बिकॉज चेंजेस इन वॉल्यूम इज एंड स्टेबिलिटी जो है वो एडवर्स कंडीशन में होनी ही होनी है। तो वो हमारी जो चेंजेस वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होने चाहिए वो मिनिमम होने चाहिए सबग्रेड में, ना कि नो चेंजेस होने चाहिए। तो मिनिमम इज द करेक्ट वर्ड। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जर्नी स्पीड इज लेस देन फिल इन द ब्लैंक्स, इट इंडिकेट्स दैट जर्नी फॉलोज अ स्टॉप गो कंडीशन विथ इनफोर्स्ड एक्सेलरेशन एंड डिक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज 2 पॉइंट्स है हमारे पास, आप यहाँ से चले, ठीक है, आपने यहाँ पर हॉल्ट लिया और यहाँ पर हॉल्ट लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो s है, और टाइम जो आपको लगा रनिंग टाइम मीन जितने टाइम आप चले, और आपने हॉल्ट h1 और h2 2 टाइम आपने लिया था, यानी t1 टाइम आप यहाँ पे रुके और t2 टाइम आप यहाँ पे रुके, और आप इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन पे अपने डिस्टेंस ट्रैवल की s, और रनिंग टाइम आपका जो था वो आपका स्मॉल t था। तो जो रनिंग स्पीड है वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम जो रनिंग टाइम है। ठीक है, जिसमें आपका ये टाइम t1 t2 टाइम इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा टाइम क्या होगा आपका कि जो जर्नी स्पीड है वो बेसिकली इफेक्टिव स्पीड है। ठीक है, और रनिंग स्पीड आपकी एवरेज स्पीड है। तो इफेक्टिव स्पीड यानी जर्नी स्पीड में क्या है, डिस्टेंस आपकी सेम है s जो आपने अज्यूम किया, डिवाइडेड बाई जो आपका रनिंग टाइम था वो तो रहेगा ही, साथ में जो आपने डिले किए, जो आपने स्टॉप हॉल्ट्स किए। स्टॉप एंड गो कंडीशन का मतलब यही है कि आप रुके फिर चले, रुके चले, तो जो t1 t2 टाइम रुकने का समय है वो भी आपके टाइम में इंक्लूडेड है। तो वो जो स्पीड आएगी वो आपकी कम आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रनिंग स्पीड है वो हमेशा, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो कम है, तो रनिंग स्पीड जो होगी वो हमेशा जर्नी स्पीड के बराबर या इक्वल होगी। अगर आप रुक नहीं रहे हो तो बराबर हो जाएगी। तो डिलेज हमारी इंक्लूडेड नहीं है रनिंग स्पीड में, नो डिले इज इंक्लूडेड। जो टाइम लगा डिले आपने रुका वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो रनिंग स्पीड इज ग्रेटर देन जर्नी स्पीड, यानी जर्नी स्पीड इज लेस देन रनिंग स्पीड। तो इट इंडिकेट्स दैट जर्नी फॉलोज अ स्टॉप गो कंडीशन, यानी आप रुके फिर चले, और जब आप रुकोगे चलेंगे तो यू हैव टू फॉलो एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन प्रोसेस। ठीक है, और इस टाइम में जो हमारी स्पॉट स्पीड होगी वो 0 से मैक्सिमम तक वेरी करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो रनिंग स्पीड ही होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओवरबर्न्ड ब्रिक्स आल्सो नोन एज क्लिंकर ब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनर पोर्शन ऑफ द क्ले। तो जो किल जहां पर हम बर्निंग कर रहे हैं, तो जो हमारे ओवरबर्न्ड ब्रिक्स हैं बेसिकली जो इनर पोर्शन ऑफ किल में रहेंगे,
या ये हमारा मिडिल पोर्शन हो गया, ये आउटर पोर्शन हो गया, मिडिल हो गया, और ये इनर पोर्शन हो गया। तो इनर पोर्शन ऑफ किल से हमें ओवरबर्न ब्रिक्स मिलेंगे, जिनको हम क्लिंकर ब्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसे ब्रिक्स हमारे कहलाते हैं आर्च ब्रिक्स। जो पेल ब्रिक्स होते हैं बेसिकली ये हमारे अंडरबर्न ब्रिक्स होते हैं। अंडरबर्न ब्रिक्स कहाँ मिलेंगे आपको? आउटर ऑफ किल में। जो रस्टिक ब्रिक्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड ऑन द फिनिश है। तो जो मैकेनिकली टेक्सचर्ड ब्रिक्स होंगे, जो वाइड वैरायटी में आएंगे, टेक्सचर्ड फिनिश, मैकेनिकली टेक्सचर्ड फिनिश, उनको रस्टिक ब्रिक्स बोलेंगे। बॉडी ब्रिक्स जो होंगे ये हमारे इनर कोर में आएंगे, मिडिल ऑफ किल। मिडिल ऑफ किल में हमें वेल बर्न्ड ब्रिक्स मिलते हैं। तो वेल बर्न्ड ब्रिक्स जो हैं वो हमारे बॉडी ब्रिक्स हैं, जो कि मिडिल ऑफ द किल में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ओवर्ड ब्रिक्स बोल रहा है, तो इनको हम आर्च ब्रिक्स कहेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एसके दुग्गल बिल्डिंग मटेरियल्स की बुक। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक से पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ऑलवेज टू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज एग्जाम का जो पैटर्न है और ट्रेंड है चेंज हो रहा है, नई नई चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रिल्ड पियर्स इज इनकरेक्ट। तो ड्रिल्ड पियर्स के लिए मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। पीएन मोदी की आपकी एक जियोटेक्निकल इंजीनियर की बुक आती है, जिसमें पियर फाउंडेशन के जो आपके एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू पाइल फाउंडेशन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि जो पियर्स हैं दे हैव हायर रेजिस्टेंस टू लेटरल लोड्स। ठीक है, जो पियर का कंस्ट्रक्शन है जनरली इनको कंस्ट्रक्ट करने में हमें लाइटर इक्विपमेंट की जरूरत होती है फॉर ड्रिलिंग, रादर देन पाइल ड्राइविंग में आपको हैवी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पाइल्स जब आप ड्राइव करते हो तो वाइब्रेशंस और हीविंग ऑफ सॉइल के चांसेस होते हैं। ठीक है, पियर्स आप तब भी यूज कर सकते हो कि अगर आपका सॉइल में बोल्डर्स हैं। डिसएडवांटेजेस ये क्या है कि आपको कंक्रीटिंग जो करनी है पियर्स के लिए वहां पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए, बिकॉज क्वालिटी इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, प्ले अ रोल। डीप एक्सकवेशन फॉर पियर इफ नॉट प्रॉपर्ली सपोर्टेड मे कॉज सब्सटेंशियल सब्सटेंस एंड डैमेज टू एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे इस क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ड्रिल्ड पियर्स हैव हाई रेजिस्टेंस टू लेटरल लोड्स। सबसर्विस इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ड्रिल्ड पियर्स आर लेस, ये गलत होगा यहाँ पे, मोर। सर्फ सर्विस इन्वेस्टिगेशंस आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं फॉर ड्रिल्ड फाउंडेशंस, ड्रिल्ड पियर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज द फ्लोर इज प्लेस्ड ऑन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हम अपने ब्रिजेस को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक हमारे होते हैं डेक ब्रिजेस, दूसरी कैटेगरी के ब्रिजेस होते हैं हमारे थ्रू ब्रिजेस, और थर्ड कैटेगरी के ब्रिजेस होते हैं सेमी थ्रू। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेक ब्रिज में आपके 2 ब्रिज हो जाएंगे, एक प्लेट गर्डर वाले ब्रिज हो जाएंगे, यानी डेक प्लेट गर्डर जो कि यहाँ बात कर रहा है, और डेक ब्रिज में दूसरा ट्रस्ड ब्रिज, यानी ट्रस्ट में जो आपके डेक ब्रिजेस आएंगे। इसी तरह आपके इसमें भी थ्रू में भी प्लेट गर्डर और ट्रस्ट ब्रिज आ जाएंगे। तो डेक ब्रिज में जो हमारा फ्लोर होगा प्लेट गर्डर के केस में, वो हमारा टॉप फ्लैंजेस पे रखा रहेगा। सॉरी डेक में हमारा टॉप फ्लैंजेस पे रखा रहेगा, बिकॉज प्लेट गर्डर में हमारा आई सेक्शन रहेगा, तो इस पे जो फ्लोर है वो हमारा टॉप ऑफ फ्लैंज में रखा रहेगा, और ट्रस्ट ब्रिज में हमारा ये टॉप कॉर्ड में रखा रहेगा। अगर अब इसका हम डायग्रामेटिकली समझें तो कुछ इस तरह रहेगा कि जो हमारे ट्रस्ट ब्रिज है उस पे हमारे जो मेन लोड कैरिंग मेंबर्स ये हैं, दिस इज द टॉप कॉर्ड। ठीक है, दिस इज द टॉप कॉर्ड। टॉप कॉर्ड के ऊपर हमारा दिस आर द लोड कैरिंग मेंबर्स, मेन लोड कैरिंग मेंबर्स हैं, इसके ऊपर से हमारा ट्रैफिक जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोर है इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, दिस इज द फ्लोर, यानी रोड सरफेस हो सकती है वो। तो फ्लोर हमारा टॉप कॉर्ड पे रेस्ट किया हुआ है। थ्रू टाइप में हमारा क्या है, लोड कैरिंग मेंबर्स, जो फ्लोर है वो लोड कैरिंग मेंबर्स बॉटम कॉर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्रू टाइप ट्रस ब्रिजेस में, गर्डर ब्रिजेस में जो मेन लोड कैरिंग मेंबर है वो हमारे बॉटम कॉर्ड है। ठीक है, और हमारा जो फ्लोर होगा वो बॉटम कॉर्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टॉप कॉर्ड ये हो जाएगी, तो बॉटम कॉर्ड में रखा हुआ है यहाँ पे फ्लोर, और जो सेमी थ्रू है वहां पे इन बिटवीन द टॉप कॉर्ड एंड लोअर कॉर्ड हमारा फ्लोर रखा रहता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। तो थ्रू टाइप में आपके ट्रस ब्रिज में आपको क्लियर हो गया कि
थ्रू टाइप में आपका जो फ्लोर्स होगा वो आपका बॉटम कॉर्ड में रहेगा। इसी तरह जो प्लेट गर्डर में थ्रू टाइप ब्रिज होगा उसमें हमारे बॉटम फ्लैंज में रहेगा, इस लेवल पे हमारा फ्लोर रहेगा। ध्यान रखना है कि प्लेट गर्डर की बात कर रहा है या आपका ट्रस ब्रिज की बात कर रहा है। तो फ्लैंजेस हमारे प्लेट गर्डर्स में होंगे, कॉर्ड्स हमारे ट्रस ब्रिज में होंगे। तो हमारा थ्रू टाइप में बॉटम फ्लैंजेस, उसको आप इस तरह याद रखिए कि ट्रस ब्रिज में बॉटम कॉर्ड्स और प्लेट गर्डर ब्रिज में बॉटम फ्लैंजेस। तो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। The amount of water required by different clays to produce the most pratic condition varies from 15 to 35%। इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन फाउंडेशन का, कि इसमें किस एक्सिस को हम योइंग एक्सिस बोलते हैं। इसके लिए रेफरेंस के तौर पे मैंने मशीन फाउंडेशन के IS कोड का रेफरेंस आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें आपका ये मशीन फाउंडेशन है और ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसमें जो अनबैलेंस्ड कपल्स हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट mx है, तो अनबैलेंस्ड कपल जो mx है उसके अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसको हम पिचिंग कह रहे हैं। ठीक है, जो अनबैलेंस्ड कपल जनरेट हो रहा है। वाई एक्सिस हमारा ये है, इसके अबाउट जो मोशन हो रहा है उसको हम रॉकिंग कह रहे हैं। जो हमारा अनबैलेंस्ड कपल मोशन हो रहा है यॉइंग, दैट इज अबाउट mz। तो mz हमारा क्या हो जाएगा, इसके अबाउट जो मोशन हो रहा है हमारा मशीन फाउंडेशन में, वाइब्रेशंस हो रही हैं इस मोशन अनबैलेंस्ड कपल mz की वजह से, वो हमारा z एक्सिस के बेसिस पे हो रहा है। तो इस मोशन को हम यॉइंग मोशन बोलते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, यॉइंग एक्सिस इज द z एक्सिस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 का जो वर्जन है सेस्मिक जोन का, उसमें बेसिकली हमारे 5 जोन्स हुआ करते थे। 2002 में इसको चेंज करके 4 जोन्स कर दिया गया। तो 2002 में 4 जोन्स थे, 1970 के वर्जन में आपके 5 जोन्स है। तो जो कि मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ कि ये सेस्मिक जोन ऑफ मैप ऑफ इंडिया इन 2002, जिसमें जोन 1 को जोन 2 के साथ मर्ज कर दिया गया था। जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 हमारे पास 4 जोन है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क जोन। और जो उससे पहले हमारा 1970 का सेस्मिक जोन है उसमें आप देखेंगे 1 to 5 हमारे 5 सेस्मिक जोन है। इसमें कलर के हिसाब से हमारा जोन डिवाइडेड था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइम विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेस देन 10% ऑफ द क्ले। तो जो हम ब्रिक अर्थ होती है उसमें जो हमारा लाइम का कंपोजिशन है वो अप टू 10% ऑफ क्ले हम रखते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं एस के दुग्गल की अगर बुक में हम जाएं तो लाइम की जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि क्या फंक्शंस है हमारा ब्रिक क्ले में लाइम का। इट रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, इट कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग एंड दस हेल्प्स टू बाइंड। कार्बोनेटेड फॉर्म में हमारा फ्यूजन पॉइंट लाइम का लोअर कर देता है। एक्सेस अगर लाइम होगा तो ब्रिक हमारा मेल्ट हो जाएगा बर्निंग के दौरान और अपना शेप लूज कर देगा। रेड ब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग एट कंसिडरेबल हाई टेम्परेचर एंड बफ बर्निंग ब्रिक्स आर मेड बाय इंक्रीजिंग द लाइम कंटेंट। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो भी इसका बेसिकली कंपोजिशन अप टू 7% ऑफ क्ले हम रखते हैं। इट गिव्स रेड कलर, ठीक है, इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, टेंड्स टू लोअर द फ्यूजन पॉइंट ऑफ क्ले, गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो इम्प्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी जो है ये आयरन का फंक्शन होता है, आयरन ऑक्साइड का फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी जो आपके फंक्शंस हैं वो हमारे लाइम के फंक्शंस हैं जो कि अप टू 10% ऑफ क्ले में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 3 होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में फर्दर अपलोड करूंगा। सो बी पेशेंट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। तो इन 20 क्वेश्चन में किसी में भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक और करेक्ट दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।